प्रश्न नंबर 1 है आपका आज, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए और एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है अ है संक्षारण और ब है विकृत गंधिता। संक्षारण क्या होता है, पहले संक्षारण की परिभाषा दी है। संक्षारण क्या होता है, आपने नॉर्मल देखा है घरों में लोहे की जो कोई चीज़ें होती हैं, वस्तु हैं, लोहे के बर्तन हैं, दरवाजे, इनमें क्या कुछ समय के बाद क्या होता है, जंग लग जाता है। ठीक है, तो लगता है किस वजह से, नमी और ऑक्सीजन के कारण। नमी है, ठीक है, वायु और नमी के कारण। मेन वायु में जो ऑक्सीजन होती है उससे क्या होता है, अपचयित होने लग जाते हैं, ऑक्सीकरण होता है उसका, और उससे क्या होता है, उपचयन होता है। ठीक है, उससे क्या होता है, ये संक्षारित होने लग जाता है। इसी को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं विज्ञान में। ठीक है, परिभाषा देख लीजिए, संक्षारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुएं अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन और नमी, नमी में, नमी का मतलब क्या, जल होगा उसमें, ठीक है, पानी है H2O, ऑक्सीजन और H2O के साथ अभिक्रिया करके क्या धीरे धीरे क्या होती है, क्षय होने लग जाती है। ठीक है, धीरे 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 क्या होती है, क्षय होने लग जाती है। क्षय का मतलब गलने लग जाती है। ठीक है, उसकी क्वालिटी में क्या होता है, अंतर आ जाता है। ठीक है, यह प्रक्रिया मुख्यतः धातुओं के ऑक्सीकरण के कारण होती है। ठीक है, क्या होता है, धातुओं का जब ऑक्सीकरण होता है तो होती है क्या, तब क्या होता है, संक्षारण होता है। ठीक है, परिभाषा समझ में आ गई। एक संक्षारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुएं अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन और नमी के साथ अभिक्रिया करके, ये किसके साथ, ऑक्सीजन और नमी के साथ अभिक्रिया करके धीरे धीरे क्षय होने लगती हैं, ये क्षय होती हैं। यह प्रक्रिया मुख्यतः धातुओं में ऑक्सीजन ऑक्सीकरण के कारण होती है। ठीक है, क्या होता है, धातुओं में ऑक्सीकरण होता है तब क्या होता है, संक्षारण होता है। ठीक है, संक्षारण होता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके उदाहरण क्या है, देखो उदाहरण में आपने नॉर्मली घरों में देखा सोने पे जंग लगना, सॉरी सोने, लोहे पे जंग लगना, सॉरी, लोहे पर जंग लगना। लोहे पे क्या होता है, जंग लगता है आपका। ठीक है, लोहे पे क्या होता है, जंग लगता है, आपने देख रखा है सभी ने। ठीक है, लोहे पे जंग लगना, ये क्या है, संक्षारण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। नंबर 2, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाना। ठीक है, आपने देखा होगा जो व्यक्ति काल चांदी के आभूषण पहनता है, जैसे अंगूठी है, या लड़कियां पैरों में क्या होता है, पायल वैल पहनती है, कड़े पहनती है, तो ये क्या होते हैं, कुछ समय के बाद हल्की काले रंग की परत हो जाती है, चढ़ जाती है इसके ऊपर। ठीक है, इसका कलर जो चमक होती है चांदी के ऊपर वो नहीं रहती है, तो वो भी क्या है, संक्षारण के कारण होता है। ठीक है, और ऊपर से तीसरा, जिनने तांबे के बर्तन देखे हैं घरों में, तांबे के बर्तन होते हैं, यूज करते हैं जो तांबे के बर्तन, तांबे के बर्तन के ऊपर भी एक क्या होती है, हरी परत चढ़ जाती है, हरी काली भूरे रंग की परत चढ़ जाती है तांबे के ऊपर कुछ समय के बाद। ये भी क्या होता है, संक्षारण का कारण है। 3 उदाहरण है आपके। ठीक है, आपको जो आसान लगे उसमें से आप कम से कम 1 या 2 याद कर लीजिए। ठीक है, लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना और तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, ये क्या है आपका, ये है संक्षारण के 3 उदाहरण। ठीक है, संक्षारण के उदाहरण समझिए, एक एक पूछा मैंने, 3 3 आपको बता दिए, ज़्यादा से ज़्यादा बताए हैं ताकि आप क्या हो, समझने में आसानी हो आपको। ठीक है, कोई एक याद कर लीजिए। संक्षारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं के अपने आसपास के वातावरण से ऑक्सीजन और नमी के साथ अभिक्रिया करके धीरे धीरे क्या होती है, क्षय होने लगती है। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। अगर आप इतना लिखते हैं तो पर्याप्त है आपको। संक्षारण में आपको ज़्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, पूरे नंबर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण है लोहे पे जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना और तांबे के ऊपर तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना। ठीक है, तांबे के ऊपर क्या, हरी परत का चढ़ना। तो समझ में आ गया होगा यहाँ तक, कोई डाउट या परेशानी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता क्या है, वसा और तेल युक्त भोज्य पदार्थ। ठीक है, वसा और तेल युक्त भोज्य पदार्थ वायु की उपस्थिति में क्या, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उपचयित हो जाते हैं। ठीक है, उपचयित कह दो या ऑक्सीकृत कह दो। ठीक है, उपचयित या ऑक्सीकृत बात एक ही है। ठीक है, हो जाते हैं जिनसे इन खाद्य पदार्थों का रंग, स्वाद और गंध क्या होता है, बदल जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, रंग, स्वाद और गंध क्या होता है, बदल जाता है, इसको कहते हैं विकृत गंधिता कहते हैं। तो आप लोगों ने नॉर्मली घरों में देखा है, जैसे चिप्स हो गए, अचार हो गया, इन चीज़ों को खुला छोड़ दें कुछ टाइम के लिए, तो क्या होता है, इसके ऊपर इनका रंग बदल जाता है, टेस्ट भी खाने में जो इसको टेस्ट करते हैं तो बड़ा खराब हो जाता है ना। तो ये सब चीज़ किसकी वजह से होता है, इसको क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहा जाता है। ठीक है, विकृत गंधिता कहा जाता है, और ये होता किसमें है, वसा और तेल युक्त भोजन पदार्थों में। ठीक है, वसा और तेल युक्त भोज्य पदार्थों के में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, ठीक है, ये क्या करते हैं, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या करते हैं, उपचयित हो जाते हैं। ठीक है, उपचयित हो जाते हैं, जिससे इन पदार्थों का क्या क्या बदलता है, रंग, स्वाद और गंध बदल जाता है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, विकृत गंधिता कहते हैं। क्लियर हो चुका है, किसी प्रकार का कोई डाउट या परेशानी यहाँ तक नहीं हो। अब जैसे आपने देखा आचार का, आचार सॉरी, उदाहरण में, आचार का वायु में खुला छोड़ने पे खराब हो जाना। आपने देखा आचार को अगर खुला छोड़ देते हैं
तो क्या होता है, वो खराब हो जाता है। या मुरब्बा देखा होगा आपने, मुरब्बा भी अगर क्या होता है वायु में छोड़ दें तो खराब हो जाता है। चिप्स हैं आपके, चिप्स भी अगर खुला छोड़ दें तो क्या होते हैं, ये वायु के संपर्क में आते ही कुछ समय में खराब होने लग जाते हैं। ठीक है, इनका स्वाद और टेस्ट और रंग बदल जाता है। ठीक है, स्वाद, गंध और टेस्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी समझ में आ चुका है। किसी प्रकार कोई डाउट या परेशानी अगर आपको लगती है तो आप मुझे जल्दी से कमेंट कीजिए। हो गया, इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ। अब एक चीज़ है इन दोनों का, वो भी बताता हूँ। इससे बचाने के उपाय, संक्षारण से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं पर क्या करना चाहिए, पेंट करना चाहिए। ठीक है, पेंट करना चाहिए या यसद लेपन किया जाता है इनके ऊपर। ठीक है, गैल्वेनीकरण जिसे कहा जाता है, यसद लेपन या गैल्वेनीकरण किया जाता है। मतलब लोहे की वस्तु के ऊपर किसी और वस्तु का की परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, और इसी प्रकार विकृत गंधिता से बचाने के लिए वसा और तेल युक्त भोज्य पदार्थों को क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस में प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस में प्रवाहित किया जाता है इनको। ठीक है, ताकि क्या हो, ये डायरेक्ट वायु के संपर्क में ना आए और ये जल्दी से ख़राब ना हो। आपने देखा होगा कई बार जब दुकानों से आप चिप्स के पैकेट लेते हैं तो चिप्स के पैकेट में काफ़ी सारी हवा भरी रहती है, गैस होती है उसमें। तो वो गैस कौन सी है, नाइट्रोजन गैस है। वो इसलिए भरी जाती है ताकि क्या कहते हैं, जो आपका चिप्स है उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाए और वो ख़राब ना हो चिप्स का पैकेट। ठीक है, उसमें क्या हो, विकृत गंधिता ना हो। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, तो देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद, ठीक है, अभिक्रिया के बाद जब उत्पाद बनता है तो उत्पाद में क्या होता है, ऊष्मा मिलती है हमें। ठीक है, ऊष्मा प्राप्त होती है तो हम क्या कहते हैं उसे, उस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्मीय अभिक्रिया या दहन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऊष्मीय अभिक्रिया या दहन अभिक्रिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप, ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी या दहन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी या दहन अभिक्रिया, इसे दहन भी कहते हैं। दहन का मतलब जलना, जैसे आपने लकड़ी को जलते हुए देखा है। ठीक है, लकड़ी को जलता, लकड़ी जलती है तो क्या होता है, आग का कोयला बनता है, कोल बनता है। इसी प्रकार आपने घरों में देखा होगा, गैस का प्रयोग होता है आजकल घरों में, तो गैस का प्रयोग, गैस क्या, ईंधन है, ईंधन जलता है। ठीक है, किसमें, मेथेन जलेगी, मेथेन होती है नॉर्मली, मेथेन जलती है तो क्या होता है, आग निकलती है ना इससे, तो दहन, ये भी क्या है, दहन अभिक्रिया है। ठीक है, किसी भी चीज़ का जलना क्या हो जाएगा, दहन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होती है, ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान दीजिए, ऊष्मा छेपी, ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, हो गया। इसमें रासायनिक सम्मेलन के कुछ उदाहरण है, यहाँ पे एरो शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे कारण पता नहीं क्या है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक मिनट दीजिए, पता नहीं क्या इशू है, फाइल तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एरो का चिन्ह है, ध्यान देना। क्या हो जाएगा, जब हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या विखंडन करते हैं। ठीक है, तो क्या बनता है हमारा, देखो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और क्या होता है, ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, इसका वियोजन होता है, वियोजन अभिक्रिया हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, एक उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यहाँ पे ऊष्मा प्राप्त होती है हमें। इसी प्रकार देखो, ये शायद स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, कोई बात नहीं, इसको हटा दो। अगला देखो, मेथेन का अच्छा उदाहरण क्या है यहाँ पे, मेथेन CH4+O2, CH4+O2। ठीक है, मेथेन है, CH4 क्या, मेथेन की, इसके साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया जाए, जलाया जाएगा। जब ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और जल प्राप्त होगा, साथ में ऊष्मा बनेगी। ठीक है, तो ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपकी। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक हो गया। उसके बाद बढ़ते हैं थर्ड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो सोडियम क्लोराइड, जल और ऊष्मा प्राप्त होगी। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, जल और ऊष्मा। ठीक है, ये भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पे अभिक्रिया जो है वो होनी चाहिए आपकी कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ, CaO, बिना बुझे चुने की
जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा। ठीक है, ये आपकी समीकरण यहाँ पे आनी है बेटा। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा इतना। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। आगे बढ़ता हूँ इसके साथ, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा का अवशोषण का मतलब ऊष्मा लगती है, इसमें अभिक्रिया को पूरा होने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है हमें। ठीक है, ऊष्मा देनी पड़ती है। ठीक है, तब अभिक्रिया पूर्ण हो पाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, एक एक लाइन की हमने परिभाषाएं बना रखी हैं आपके लिए, ताकि आप लोग क्या कर सकें, आसानी से इसको सीख सकें। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण क्या होती है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ऊष्मा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस ऊष्मा, CaCO3 प्लस ऊष्मा क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये समीकरण यहाँ पे सही है। ठीक है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाएगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का किसका फॉर्मूला है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या कहते हैं? मार्बल भी कहा जाता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट या मार्बल। ठीक है, जब मार्बल को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? CaO कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। N2 प्लस O2 मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना, इसको गर्म किया जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को गर्म किया जाएगा तो क्या बनेगा? 2NO नाइट्रस ऑक्साइड बनेगी। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये आपका क्या है? ये आपका है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण। ठीक है, दो नंबर 3 पे चलते हैं। क्या है अगला उदाहरण? जिंक की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे। अभिक्रिया करने में क्या होगा? इसको गर्म करना पड़ेगा, इन दोनों को गर्म किया जाएगा, ऊष्मा लगेगी तो क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। ठीक है, ZnCl2 किसका फॉर्मूला है? जिंक क्लोराइड। HCl किसका फॉर्मूला है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, Zn जिंक को कहते हैं। ठीक है, CaCO3 अभी बताया था मैंने, मार्बल या कैल्शियम कार्बोनेट। CaO बिना बुझा चूना या कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा चूना। ठीक हो गया, तो ये हमारी दोनों अभिक्रियाएं होगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा निकलती है अभिक्रिया के दौरान। ठीक है, और ऊष्मा शोषी के अभिक्रिया के दौरान क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा लगती है, इसमें ऊष्मा देने पर ही अभिक्रिया संपन्न होती है, पूर्ण होती है। तो यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या होता है जब, और इस प्रकार का एक से दो क्वेश्चन 3 नंबर में जरूर आपसे हर बार बोर्ड में पूछा जाता है, तो इन क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिए बेटा सभी। ठीक है, आप लोग क्या करें, इन क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी कर लीजिए। 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलने वाले हैं। और अगर आपने अभी इसमें प्रैक्टिस नहीं करी तो हो सकता है आप पेपर के बाद पछताओ कि काश ये कर लेते सवाल, काश ये वीडियो देख ली होती, और ये वीडियो देखने के बावजूद भी हमने तैयारी नहीं की, काश तैयारी कर लेते। तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से पूरी वीडियो, जितनी भी चैनल पे वीडियो डाली जा रही है सभी क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन हम ऐसे अपलोड कर रहे हैं वीडियो बना करके जो 100% आपके लिए क्या है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या होता है जब सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है? ठीक है, क्या होता है जब सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है? तो पहले सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए, Na2SO4। मैंने नीचे लिख भी रखा है, इक्वेशन दी है Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बेरियम क्लोराइड में मिलाना है, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का होता है BaCl2। ठीक है, सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करनी है। ठीक है, तो क्या होगा देखो, सोडियम सल्फेट का लिख दिया फॉर्मूला हमने, बेरियम क्लोराइड का भी फॉर्मूला लिख दिया है। तो सोडियम किसके साथ जुड़ जाएगा? तुरंत क्लोरीन के साथ ऐड हो जाएगा सोडियम। ठीक है, सोडियम किसके साथ जुड़ जाएगा? सोडियम जुड़ जाएगा हमारा क्लोरीन के साथ, और Ba कहाँ जाएगा? सल्फेट आयन के साथ जुड़ जाएगा, तो बनेगा बेरियम सल्फेट BaSO4। ठीक है, BaSO4 कहेंगे, बेरियम सल्फेट। और
सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो बनेगा NaCl, इसको कहते हैं साधारण नमक। NaCl क्या होता है? साधारण नमक। ये है आपका बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट BaSO4 बेरियम सल्फेट। BaCl2 क्या? बेरियम क्लोराइड। Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ठीक है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट है। तो यहाँ तक शायद आपको समझ में आ चुका होगा। अब लिखा क्या है देखो, पढ़ लीजिए क्या होता है। जब पूछा है तो लिखेंगे जब सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है। ठीक है, सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड में मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, बेरियम सल्फेट का क्या होता है? सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, या अवक्षेप प्राप्त होता भी कह सकते हैं। ठीक है, अवक्षेप प्राप्त होता है और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है इसको। किसको? सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया करते हैं। तो ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऐसे ना पूछकर ये पूछता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए, या सीधे कह देगा अवक्षेपण अभिक्रिया का एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आपने करना क्या है, ये समीकरण आपने लिखनी होती है। ध्यान दीजिए, बेरियम सल्फेट सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया करेंगे, बनेगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट का ऐसा रंग का होता है, सफ़ेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है इसका, बेरियम सल्फेट का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट या परेशानी अगर आपको लग रही है तो आप मुझे क्या करें, कमेंट कीजिए। और जल्दी से क्या करें, जो बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि उनको भी क्या हो, वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है, वो भी क्या कर सकते हैं, अपनी बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर सकें। बढ़ता हूँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित अभिक्रिया निम्नलिखित अभिक्रियाओं की संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं की संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। संतुलित रासायनिक समीकरण आपको आती है? अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे बनाते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझा रखा है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। मैं इस टाइम नोटपैड में नहीं हूँ, तो किसमें डायरेक्ट PDF से पढ़ा रहा हूँ, तो सीधे क्या है, मैं इसको हाईलाइट करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ऐसे देख के समझ लेना है। अगर कोई डाउट लगता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और जल। ठीक है, क्या कहा गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करी तो क्या प्राप्त हुआ हमें, कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ और जल प्राप्त हुआ। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और जल। तो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। तो बनेगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O जल बनेगा। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं लेफ्ट साइड में जितने आपके, ये देखिए यहाँ पे किसी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद पक्ष में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या और अभिकारक पक्ष में तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो अभिकारक पक्ष में कितनी है और उत्पाद पक्ष में कितनी है देख लेना। लेफ्ट साइड में आपका अभिकारक पक्ष होगा, जिनके बीच अभिक्रिया जो बाद में निकल के आता है उसे कहते हैं उत्पाद। ठीक है, यहाँ तक आप अच्छे से जानते हैं। तो देखो कैल्शियम, पहले मैं देखो कैल्शियम दिया है तो कैल्शियम का एक है, कैल्शियम का एक है। ठीक है, हाइड्रोजन के देखो, पहले हाइड्रोजन के दो हो रहे हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन का ऑलरेडी दो है यहाँ पर। ऑक्सीजन के कितने देखो यहाँ पर, ऑक्सीजन के यहाँ पे हैं टोटल दो, और दो ये हैं, चार हो रहे हैं। यहाँ कितने देखो, तीन ये हैं और एक ये है, कितने, चार हो रहे हैं। तो हमारे कैल्शियम का ओके हो गया, ऑक्सीजन का ओके हो गया और हाइड्रोजन का। अब बचा कार्बन, कार्बन का यहाँ पर एक है, तो यहाँ पे भी कार्बन का एक है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई। पूरी जो समीकरण है क्या है, रासायनिक समीकरण संतुलित है, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिंक की क्या लिखा है, जिंक की सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया, तो क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। एक चीज का ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे चीजें दी हुई है, नाम लिख के दिए हैं, आपने सिर्फ क्या करना है, उसके रासायनिक सूत्र लिखने हैं। ठीक है, रासायनिक सूत्र लिख के आप क्या कर सकते हैं, समीकरण कर सकते हैं। आपको पूरी समीकरण बना के दिए। कई बार ऐसा होगा कि आपको क्या होगी, समीकरण दी होगी तो आपने क्या करना होगा, समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण करनी होगी। ठीक है,
तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है Zn जिंक प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, जिंक की सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभी क्या करेंगे तो क्या होगा, देखो Zn होता है जिंक, सिल्वर नाइट्रेट को लिखते हैं हम AgNO3। AgNO3 क्या होता है, जिंक नाइट सॉरी सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है AgNO3, तो क्या होगा जिंक नाइट्रेट बनेगा, तो फॉर्मूला बनेगा ZnNO3 का होल ट्वाइस, क्या होगा ZnNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, ये बनेगा आपका जिंक नाइट्रेट कहेंगे इसे, ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2 Ag, ठीक है 2 Ag, क्या कहेंगे इसे 2 Ag सिल्वर बनेगा। संतुलित जब करेंगे तो संतुलित कैसे करेंगे, संतुलित ये ऑलरेडी संतुलित कर रखी मैंने, फिर भी आप देख सकते हैं क्या है, पहले जिंक का देखेंगे, जिंक का एक है, लेकिन जिंक का देखने से पहले हम क्या करते हैं, जो ये बॉक्स के अंदर इसको देखो इजी हो जाएगा आपके लिए। पहले ऑक्सीजन को क्लियर करते हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन के 3 दूनी 6 हैं, यहाँ पे कितने थे टोटल 3 थे, तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसके 6 ऑक्सीजन के 6 करने के लिए हमने 2 लगाया, ठीक है, ऑक्सीजन के 6 करने के लिए हमने क्या किया 2 लगा दिया, क्या हो गया हमारे ऑक्सीजन के 6 दोनों तरफ हो गए। अब देखो नाइट्रोजन के कितने थे यहाँ पे, देखो नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 थे, ये 2 है ना, क्योंकि ब्रैकेट में नाइट्रोजन के 2 थे, यहाँ पे जैसे 2 लगाया तो हमने नाइट्रोजन के यहाँ भी 2 हो गए। अब है सिल्वर, सिल्वर Ag है, सिल्वर के 2 हो गए हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमने 2 लिख दिया यहाँ पर। अब सिल्वर का यहाँ पे ऑलरेडी 1 था, तो हमने यहाँ पे फिर क्या करा 2 लिखा, सिल्वर के 2 हो गए, ओके। अब बचा क्या, जिंक, जिंक का 1 था यहाँ भी राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में जिंक का 1, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारी रासायनिक समीकरण क्या होगी, संतुलित हो चुकी है। बढ़ता हूँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन दे देता है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट नाम और समीकरण बना के नहीं देगा, खाली नाम लिख दिया कि इसको गर्म करने पे या इसकी इसके साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो क्वेश्चन है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है, समीकरण लिखनी है आपको केवल। क्या होता है जब नंबर 1 लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर, ठीक है, लेड नाइट्रेट क्या होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये क्या होता है लेड नाइट्रेट। अब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, लेड ऑक्साइड बनता है PbO, लेड ऑक्साइड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है NO2 प्लस ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है यहाँ पर, ठीक है, 2 गैसें निकलेंगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी। तो समीकरण, अब समीकरण को संतुलित करना है तो संतुलित करना सिखा दिया है मैंने आपको, तो आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट लगे इसको समझने में तो आप मुझे कमेंट कीजिए। इसके बाद देखिए नंबर 2, एथेनोइक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट के साथ अभी एथेनोइक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया, क्या सोडियम एथेनोइक अम्ल की एथेनोइक अम्ल किससे करनी है, सोडियम कार्बोनेट। तो एथेनोइक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH, CH3COOH, ठीक है, एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, इसे क्या कहते हैं धावन सोडा भी कहते हैं ना, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, CH3COOH रहेगा, H आयन हटेगा, यहाँ से H हटेगा और सोडियम जुड़ जाएगा उसके साथ, ठीक है, ये बन जाएगा सोडियम एसीटेट, ठीक है Na, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा सोडियम एसीटेट बन जाएगा, क्या हो जाएगा CH3COONA, ठीक हो गया, इसको कहते हैं सोडियम एसीटेट, ठीक हो गया। आगे देखो क्या होगा, अब बचा यहाँ से क्या हुआ था, H अलग हुआ था और यहाँ से ऑक्सीजन बच रहा था, हमारे पास ऑक्सीजन था, तो H और O मिल गए बनेंगे HO2 H2O, और कार्बन भी बच रहा है तो कार्बन डाई ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये अभिक्रिया बनेगी संतुलित, यहाँ पे करके मैंने ऑलरेडी आपको दिखा रखा है, आप इजीली क्या कर सकते हैं, सभी लेफ्ट साइड के तत्वों के परमाणुओं को की संख्या को किससे, राइट साइड के तत्वों के परमाणुओं की संख्या से बराबर कर देंगे, ठीक है। किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए। बढ़ता हूँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, क्वेश्चन दिया गया आपको, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं, पहला टॉपिक दिया आपका ऑक्सीकरण, कई बार क्वेश्चन में आता है ऑक्सीकरण या उपचयन आ जाता है, ठीक है, या अंग्रेजी में लिख के देता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीकरण, उपचयन या ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीकरण क्या है या उपचयन क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है
या हाइड्रोजन की कमी होती है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है या तो अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ, या हाइड्रोजन हट रहा है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम? ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया? तो रासायनिक समीकरण देख लीजिए। मैग्नीशियम की ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करेंगे तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये क्या है? ठीक है, ये क्या है? रासायनिक समीकरण हमारी ये कौन सी अभिक्रिया हुई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ चुका है? किसी प्रकार कोई डाउट या परेशानी लगे तो आप जल्दी से क्या करें, मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, Mg प्लस O2, MgO, Mg प्लस O2 क्या बनेगा? MgO। क्लियर है? सोडियम मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या है? ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। इसी प्रकार हाइड्रोजन सल्फेट H2S प्लस O2, H2S प्लस O2 क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक, नहीं सॉरी, जल बनेगा। देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, H2O बनेगा, जल बनेगा, और सल्फर क्या होगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, सल्फर अलग हो गया। ये भी किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया समझ में आ चुका होगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अपचयन अभिक्रिया क्या है? अपचयन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि, ठीक है, यहाँ उल्टा है, वहां पे ऑक्सीजन की वृद्धि होती और हाइड्रोजन की कमी होती है। यहाँ पे क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। अपचयन अपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उसे क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन की कमी हो, उसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक हो गया? उदाहरण में देखिए, HgO मरकरी ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड कहेंगे इसको। ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसकी अभी जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन, नहीं सॉरी, Hg मरकरी होगा और ऑक्सीजन यहाँ से अलग हो जा रही, तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है इसमें। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? अपचयन अभिक्रिया हुई। इसी प्रकार हाइड्रोजन की क्लोरीन के साथ क्या करेंगे? ठीक है, हाइड्रोजन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। हाइड्रोजन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया हो रही तो क्या बन रहा है? HCl। ठीक है, HCl बन रहा है, तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है क्लोरीन के साथ, तो क्या हो रहा है? हाइड्रोजन जुड़ रहा है किसके साथ? क्लोरीन के साथ। तो क्या होगा यहाँ पे? कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। समझ में आ चुका है आपको कि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार अपचयन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है, या तो हाइड्रोजन जुड़ेगा या ऑक्सीजन हटेगा। ठीक है, दोनों कंडीशन होगी, तो इसमें क्या होगा? अपचयन अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पे मैंने दिखा, यहाँ पे ऑक्सीजन हटी है पहले वाली समीकरण में, दूसरी वाली समीकरण में हाइड्रोजन जुड़ी है। ठीक है, तो दोनों ही मैंने क्या उदाहरण दिए हैं? अपचयन अभिक्रिया के उदाहरण ले रखे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। ये आपका मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया है कि अपचयोपचय या रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं ये जानना है आपने। ठीक है, बताना है आपको। तो अपचयोपचय भी कहा जाता है इसे, अपचयोपचय या रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो रेडॉक्स क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन भी हो और उपचयन भी एक साथ हो, मतलब एक तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही हो और दूसरे से के साथ हाइड्रोजन हट रही हो, या एक में हाइड्रोजन जुड़ रही हो दूसरे में ऑक्सीजन हट रही हो, अर्थात अपचयन और उपचयन, अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं क्या हो? एक साथ हो किसी समीकरण में। जब दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं तो उसे क्या कहते हैं हम? अपचयोपचय या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन अभिक्रिया दोनों क्या होती हैं? एक साथ होती हैं,
ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? अपचयोपचय या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब देखो इसकी समीकरण देखते हैं। तो एक उदाहरण मैंने लिया है, जिंक की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, देखो जिंक की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या करेंगे, देखो जिंक यहाँ से हाइड्रोजन जिंक की किस में जुड़ ली है, जिंक की क्लोरीन के साथ भी क्रिया हो रही है। ठीक है, जिंक की क्या हो रही है, क्लोरीन के साथ भी क्रिया, तो क्या बन रहा है, जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन हट रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन हट रही है, हाइड्रोजन हट रही है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है यहाँ पे, अपचयन। और साथ में क्लोरीन किसके साथ जुड़ रहा है, जिंक के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी उपचयन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो भी क्या होती है, उपचयन अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये उदाहरण किसका है, जिंक प्लस HCl ZnCl2 प्लस H2, किसका किसका उदाहरण है ये उदाहरण है रेडॉक्स अभिक्रिया का। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है KMnO4। ठीक है, क्या नाम है, KMnO4। KMnO4 की सल्फर डाइऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, देखो पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, प्लस क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फेट और H2SO4। ठीक है, K2SO4। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, KMnO4 से यहाँ से सबसे पहले क्या हो रहा है, मैग्नीशियम अलग हो रहा है, और सल्फर के साथ, सल्फर से भी ऑक्सीजन हट रही है, तो ये इस प्रकार की अभिक्रिया भी क्या कहलाएगी आपकी, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण है। आपको वैसे दो लिखने की जरूरत नहीं, आप सिंपल छोटी वाली समीकरण लिख लीजिए। ठीक है, जिंक की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया हो गया। यहाँ पे देखो सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ रही है, साथ में यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट भी रही है, मैग्नीशियम हट भी रहा है कईयों से। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया अपचय अभिक्रिया। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार 100% ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नंबर 1, प्रश्न नंबर 8 क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो क्या होती है उदासीन अभिक्रिया, जब अम्ल और क्षार के मध्य क्या होती है, अभिक्रिया कराई जाती है, तो क्या होता है, हमें लवण प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल प्राप्त होता है। ठीक है, अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, लवण और जल प्राप्त होगा। इसी को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप लवण और जल प्राप्त होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो जब भी आप अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें लवण प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा। तो समीकरण दे रखे हैं मैंने, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षारक है, क्षार है, और HCl क्या है, एक अम्ल है। दोनों की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा NaCl प्लस H2O जल बनेगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 2, H2SO4 प्लस KOH। ठीक है, H2SO4 प्लस KOH। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया क्या बनेगा, K2SO4 प्लस H2O। ठीक है, K2SO4 प्लस H2O। ठीक है, क्या बनेगा, पोटेशियम सल्फेट और जल प्राप्त होगा। तो यहाँ पे अम्ल कौन सा है, अम्ल आपका H2SO4 है, और KOH क्या है, क्षार है। ठीक है, तो बनेगा क्या, लवण K2SO पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, और जल प्राप्त होगा। तो उदासीनीकरण आप अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या होता है जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है? ठीक है, क्या होता है जब जिप्सम को, ठीक है, जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है? ये अभिक्रिया भी आपके हर बार पूछी जाती है, तो तैयार कर लीजिए इसको भी। तो जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट जिप्सम को कहा जाता है। नीचे सूत्र लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, क्या लिखा है? कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट कहेंगे इसे। ठीक है, क्या है फॉर्मूला? CaSO4 × 2H2। CaSO4 × 2H2 क्या है? जिप्सम का। तीन सौ तिहत्तर केल्विन ताप पे गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। और क्या होगा? 1.5 अणु, कितना? 1.5 अणु क्या होगा? जल प्राप्त होगा। ठीक है, 1.5 क्या होगा? H2O। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं। जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। ठीक हो गया। और बनेगा क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, शुष्क बुझे चूने की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करने पर। तो शुष्क बुझे चूने की क्लोरीन के साथ जब अभिक्रिया की जाती है तो क्या बनता है? शुष्क बुझे चूने की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करने पर विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ठीक है, जब बुझे चूने की के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो शुष्क बुझा चूना क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 क्लोरीन, तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और H2O जल प्राप्त होगा। ठीक है, जल प्राप्त होगा। तो यह रासायनिक अभिक्रिया किसकी? शुष्क बुझे चूने की क्लोरीन के साथ क्या बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर। इसको CaOCl2 क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं इसको। ठीक है, समझ में आ चुका है आपको? किसी प्रकार कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाने का सोडा। दीक्षा ने मैसेज किया है, बेटा स्वागत है आपका। दीक्षा का मैसेज है, सर हिंदी का कब अपलोड करोगे? बेटा जल्दी अपलोड हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बता दिया है, जैसे तैयार चल रहा है उसकी, बना रहा हूँ पेपर को, उसके सॉल्यूशन बना रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है। 1-2 दिन में जहाँ तक है मैं अपलोड कर दूंगा। शायद संडे तक आपका अपलोड हो जाएगा पेपर। संडे की शायद लाइव में ही स्टार्ट कर दूँ या वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक काम कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ क्या करें, वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन है आपका, खाने का सोडा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बनाने की विधि और 2 उपयोग लिखिए। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, बनाने की विधि क्या है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनियम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित की जाती है तो क्या बनता है हमारा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, तो सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस अमोनिया NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये 4 चीज़ें मिलकर क्या बनाते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं। और क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है साथ में। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद बेकिंग सोडा के 2 उपयोग। बेकिंग सोडा के 2 उपयोग क्या? केक ब्रेड आदि बनाने में किया जाता है। दूसरा एंटी एसिड और एंटीसेप्टिक। ठीक है, प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है। ठीक है, प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है। एंटी एसिड क्या होता है? प्रति अम्ल कहते हैं। एंटी एसिड और एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ किसका? खाने के सोडे का उपयोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आ चुका है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बनाने की विधि और 2 उपयोग लिखिए।
ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र, बनाने की विधि और दो उपयोग लिखिए। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि और दो उपयोग लिखने हैं आपको। ठीक है, तो क्या है ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि? ब्लीचिंग पाउडर बनाने के पहले तो रासायनिक सूत्र क्या होता है इसका? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम है, या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी इसको कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर को। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि क्या है? इसमें क्या होता है, शुष्क बुझे चूने की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण जिसे कहा जाता है प्राप्त होता है। ठीक है, तो समीकरण लिखी हुई है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बुझा हुआ चूना की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण और जल प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये आपकी समीकरण सामने दे रखी है, आपने क्या करना है, इसको नोट कर लेना। ठीक हो गया। इसके बाद बढ़ता हूँ आगे, ब्लीचिंग पाउडर के दो उपयोग। ब्लीचिंग पाउडर के दो उपयोग लिखने, मैंने यहाँ पे तीन लिखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप याद कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। पहला तो चीनी को साफ करने में, बस चीनी सफ़ेद करने में किसका प्रयोग किया था? ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया था। ठीक है, चीनी को सफ़ेद करने में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चीनी को साफ करने में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया। नंबर दो, ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए। ठीक है, ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए। ठीक है, ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का। नंबर तीन, जल को शुद्ध करने के लिए। ठीक है, जल को शुद्ध करने के लिए भी क्या आता है? रोगाणु रहित, कीटाणु रहित करने के लिए किस क्या प्रयोग किया जाता है? जल को शुद्ध करने के लिए, जल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग कराया जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर का। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट करा दिया गया है। अच्छे से आप क्या करें, इसकी तैयारी कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र, बनाने की विधि और दो उपयोग लिखिए। ठीक है, धावन सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, 10H2O है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं इसको। ठीक है, क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है कपड़े धोने वाला सोडा। ठीक है, धावन सोडा या कपड़े धोने का सोडा कहते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, Na2CO3 × 10H2O। क्लियर हो गया? उसके बाद धावन सोडा बनाने की विधि। ठीक है, धावन सोडा बनाने की विधि क्लियर है? तो बनाने की विधि क्या होती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो धावन सोडा प्राप्त होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट बनेगा और जल प्राप्त होगा। ठीक है, क्या बनता है? धावन सोडा बनता है। धावन सोडा के दो उपयोग देख लीजिए अब। पहला तो कांच और कागज उद्योग में। ठीक है, पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, कांच और कागज उद्योग में। ठीक है, कांच और कागज उद्योग में। और दूसरा नाम है धावन सोडा है तो सीधी बात धोने का सोडा है तो कपड़े धोने में और जल को मृदु करने में। ठीक है, तो सिंपल आप कपड़े धोने में भी लिख सकते हो या जल को मृदु करने में, दोनों लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ चुका है आपको? कांच और कागज उद्योग में। ठीक है, कांच और कागज उद्योग में। नंबर दो, कपड़े धोने और जल को मृदु करने में। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ चुका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? ठीक है, सोडियम को केरोसिन ऑयल में, तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, मिट्टी के तेल में? ठीक है, तो क्या है, हम जानते हैं क्या कि सोडियम एक अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, सोडियम क्या है? एक अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है जिसका ज्वलन ताप अत्यंत कम होने के कारण, ठीक है, ज्वलन ताप अत्यंत कम होने के कारण यह धातु वायु के संपर्क में आती है तो विस्फोट के साथ जलने लगती है। ठीक है, क्या होता है, ये वायु के संपर्क में आते ही क्या होता है, विस्फोट के साथ जलने लगती है। इसलिए इस अभिक्रिया को रोकने के लिए सोडियम को केरोसिन ऑयल या मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, केरोसिन ऑयल या मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 13। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, ऐसे ऑक्साइड जो अम्लों के साथ तो क्षारीय व्यवहार करते हैं और क्षारों के साथ अम्लीय व्यवहार करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड जो अम्लों के साथ क्षारीय व्यवहार और क्षारों के साथ अम्लीय व्यवहार करते हैं, ऐसे ऑक्साइड क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है आपका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दूसरा है जिंक ऑक्साइड, ZnO, जिंक ऑक्साइड ZnO, ठीक है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लों के साथ क्षारीय और क्षारों के साथ अम्लीय व्यवहार करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ठीक हो गया। ये दोनों ऑक्साइड क्या करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड का गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 आपका, 1 मिनट, 14, अच्छा सेम ही क्वेश्चन आ गया, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, ये आपका बायो से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको 100% जहाँ तक है देखने को मिलेगा, ठीक है। बायो में हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, या अम्ल की क्या भूमिका है, ठीक है। हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, तो सिंपल, अम्ल क्या करता है देख लीजिए। हमारे अमाशय में अम्ल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उत्तर लिखा हुआ है मैंने इजी वे में, ठीक है। अम्ल की क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। हमारे पेट में कौन सा एसिड होता है, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो अमाशय की ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। अमाशय की ग्रंथियों के द्वारा क्या होता है, स्रावित होता है ये, ठीक है। आगे हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, देखिए। अम्ल भोजन में उपस्थित कठोर पदार्थों को घोलने या पचाने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। जो ही हम खाते हैं कठोर पदार्थ जो होते हैं उनको क्या करता है, गलाने में, कठोर पदार्थों को घोलने में और पचाने में मदद करता है, ठीक है। नंबर 2, अम्ल भोजन में उपस्थित प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है, ठीक है। अम्ल भोजन में उपस्थित प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है, ठीक है। क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है, ठीक हो गया। नंबर 3, अम्ल भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है, ठीक है, जीवाणुओं को नष्ट करता है। और नंबर 4, अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजन एंजाइम को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है, निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है, ठीक है। तो पहला काम, पहला देखो 4 आइटम, 4 लिखें, 4 ही आपने लिखने, इसमें आपको पूरे नंबर मिल जाने। पहला तो क्या करता है, कठोर पदार्थों को घोलने में और पचाने में मदद करता है, ठीक है, कठोर पदार्थों को घोलने में मदद करता है। नंबर 2, प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है। नंबर 3, जीवाणुओं को नष्ट करता है। नंबर 4, पेप्सिनोजन एंजाइम को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है, ठीक है। ये 4 हाईलाइट जो मैंने आपको करके दिखा दी, ये 4 आपको अच्छे से क्या करना है, याद करने। अम्ल क्या करता है, ये 4 काम हमारे अमाशय में करता है, ठीक है, ये भूमिका निभाता है हमारे उसमें बॉडी पे, ठीक है। तो हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है आपको समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट या प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और अगर कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ सकती है, हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है, हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, ठीक है। अभी थी अमाशय की भूमिका हमारी बॉडी में, ठीक है, अम्ल की भूमिका। अब पूछा जा रहा है भोजन के पाचन लार की क्या भूमिका है। तो लार की महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है, देखिए। हमारे अमाशय, ये लाइन थोड़ा गलत हो गई, यहाँ पे लार आना था, ठीक है, ये शायद कॉपी पेस्ट में गड़बड़ हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको नेगलेक्ट कर दीजिए। लार की क्या है, लार में क्या 99.5% क्या होता है, जल होता है, बाकी श्लेष्म, टाइलिन और लाइसोसोम होता है, ठीक है। क्या पाया जाता है लार में, श्लेष्म, टाइलिन और लाइसोसोम, श्लेष्म, टाइलिन और लाइसोसोम प्राप्त होता है, ठीक है। नंबर 2, जल भोजन को गीला करता है, क्या करता है, जल, जल क्या करता है, भोजन को गीला करता है, ठीक है। और श्लेष्म भोजन को चिकना करता है, ठीक है। जल क्या करेगा, भोजन को गीला करेगा, और श्लेष्म क्या करता है, भोजन को चिकना करता है। उसके बाद टाइलिन, स्टार्च, टाइलिन क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदल देता है, टाइलिन क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदल देता है, ठीक है। स्टार्च को क्या करता है, माल्टोज शर्करा में बदल देता है। उसके बाद जो लाइसोजाइम है, लाइसोजाइम क्या करता है, सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, भोजन में जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उन्हें क्या करता है, नष्ट कर देता है, कौन, लाइसोजाइम, ठीक है।
और लार के कारण ही क्या होता है, भोजन में स्वाद को पहचानने में सहायता होती है। लार है तभी क्या होता है, भोजन का स्वाद हम पहचान पाते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या है, लार की भूमिका आपके उसमें भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, ये सामने आपके समझ में आ गई होगी। किसी प्रकार का कोई डाउट या परेशानी लगे तो आप मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन, तो एक ऐसी स्वचालित या अनैच्छिक क्रिया जो हमारे शरीर द्वारा किसी उत्तेजना के प्रत्युत्तर में की जाती है। ठीक है, बाह्य उद्दीपन जिन्हें कहते हैं। ठीक है, कोई उत्तेजना हुई, उसके आधार पे हमने क्या कोई प्रतिक्रिया दे दी हमारी बॉडी ने। इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं इन्हें क्या कहते हैं हम? प्रतिवर्ती क्रियाएं कहती हैं। और इन क्रियाओं को हमारे मस्तिष्क नियंत्रण के बिना होती है। ठीक है, हमारा मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता इसमें। ठीक है, यह यह क्या करती हैं, शरीर को हानि से बचाने के लिए करती हैं। ठीक है, जैसे कांटा चुभना, गर्म वस्तु पे हाथ का लगना, ये क्या है, प्रतिवर्ती क्रियाओं के उदाहरण है। तब क्या होता है, हाथ दूर हट जाता है, तो प्रतिवर्ती क्रियाओं द्वारा होता है। तो जैसे भोजन को देख कर लार का आना। ठीक है, भोजन को देख के लार का आना। ठीक है, तो ये क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण। नंबर 2, तेज प्रकाश देखकर आंख की पुतली का सिकुड़ जाना। जब तेज प्रकाश की रोशनी क्या होती है, हमारी आंखों पर पड़ती है, तो हमारी आंख की पुतली क्या होती है, सिकुड़ जाती है। तो ये क्या है, ये है आपका क्या कहते हैं इसे, प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण। उसके बाद गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का अचानक दूर हो जाना। ठीक है, गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का अचानक दूर हो जाना, ये भी क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अब प्रतिवर्ती क्रियाओं में मस्तिष्क की क्या भूमिका रहती है, कई बार क्वेश्चन पूछता है प्रतिवर्ती क्रियाओं में मस्तिष्क की भूमिका। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखो, प्रतिवर्ती क्रियाओं में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। प्रतिवर्ती क्रियाओं में मस्तिष्क की क्या भूमिका, देखो मध्य मस्तिष्क, जो मध्य मस्तिष्क है वो सिर, गर्दन, नेत्र पेशियों और धड़ की प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, मध्य मस्तिष्क क्या करता है, सिर, गर्दन, नेत्र पेशी और धड़ की प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। उसके बाद पश्चिम मस्तिष्क घंटा, ये क्या करता है, हृदय स्पंदन, श्वास दर, रक्तदाब, खांसना, छींकना, वमन, लार, श्रावण और पसीना आदि क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क या पश्चिम मस्तिष्क का मस्तिष्क पुच्छ, जिसे मेडुला ऑब्लागेंटा कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, हृदय स्पंदन, श्वास दर, रक्तदाब, खांसना, छींकना, वमन, लार और पसीना, श्रावण, इन सब पे क्या करता है, नियंत्रण करता है। ठीक है, और सामान्य देह क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, मेरु रज्जु। बाकी की जो शरीर की बॉडी की जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं उनको कौन करता है, मेरु रज्जु। ठीक है, मेरु रज्जु करता है उसका। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। मध्य मस्तिष्क धड़ से ऊपर की सभी बॉडी को करता है। ठीक है, सिर, गर्दन, नेत्र पेशी और धड़ की प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है कौन, मध्य मस्तिष्क। इसके बाद पश्चिम मस्तिष्क का मस्तिष्क पुच्छ क्या करता है, मेडुला ऑब्लागेंटा। ठीक है, ये क्या करता है, हृदय स्पंदन, श्वास दर, रक्तदाब, खांसना, छींकना, वमन, लार, श्रावण और पसीना आदि क्रियाओं को नियंत्रण करता है। ठीक है, उसके बाद सामान्य देह क्रियाओं के लिए का नियंत्रण कौन करता है, मेरु रज्जु करता है। ठीक है, तो ये आपके सामने आ गया होगा। आप इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका, पादप हार्मोन्स क्या है। ठीक है, पादप हार्मोन्स क्या है। पादप हार्मोन्स क्या है। ठीक है, पादप हार्मोन्स क्या है, देखिए पादप हार्मोन्स पौधे के तने और जड़ के शीर्ष भागों में पाए जाने वाला विशेष प्रकार का क्या है, रसायन है। जो हार्मोन्स होता है, चाहे पादप हो या जंतु, वो क्या एक प्रकार का रसायन होता है। ठीक है, तो पादप हार्मोन्स की बात अभी चल रही, तो पादप हार्मोन्स का क्या है, परिभाषा लिखेंगे। पादप हार्मोन्स पौधे के तने और जड़ के शीर्ष भागों में पाए जाने वाला विशेष प्रकार का रसायन है। ठीक है, पादप हार्मोन्स पौधे के अन्य भागों में जाकर क्या करते हैं, पादप हार्मोन्स पौधे के अन्य भागों में जाकर और अपना प्रभाव डालते हैं। ठीक है, पाए कहाँ जाते हैं, तने और जड़ के शीर्ष भागों में। ठीक है, तने और जड़ के शीर्ष भागों में पाए जाते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, पौधे के अन्य भागों में जाकर अपना प्रभाव डालते हैं। जैसे क्या, पादप हार्मोन्स पौधों की वृद्धि, दीर्घीकरण, पुष्पन, फलों के विकास और परिपक्वन आदि को प्रभावित करते हैं। ठीक है, पादप हार्मोन्स पौधे की वृद्धि, दीर्घीकरण, पुष्पन, फलों के विकास और परिपक्वन आदि को प्रभावित करते हैं। ठीक है, मतलब पेड़ की वृद्धि के लिए पादप हार्मोन्स
उत्तरदायी हैं, साथ ही दीर्घीकरण के लिए, पुष्पन के लिए, फूलों का आना, फलों का विकास के लिए और परिपक्वन के लिए। ठीक है, ये सब क्या है, ये सभी क्या है, पादप हार्मोन्स के कार्य हैं। ठीक है, अब कुछ पादप हार्मोन्स के नाम क्या है, पादप हार्मोन्स के नाम मैंने यहाँ लिख रखे हैं, आप देख लीजिए। पहला है ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन, ये सभी क्या है, पादप हार्मोन्स हैं। ये सभी क्या है, पादप हार्मोन्स। ठीक हो गया, पादप हार्मोन्स हैं। तो कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है दो पादप हार्मोन्स के नाम बताइए या एक पादप हार्मोन्स का नाम बताइए, तो आपने याद कर लेना है इसको इस प्रकार से भी। ठीक है, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या है, आयोडीन नमक का उपयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है। ठीक है, आयोडीन नमक का प्रयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है। आयोडीन नमक का उपयोग करने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि आयोडीन हमारे शरीर के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। यह थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स बनाने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, थायरॉक्सिन, ठीक है, ये क्या है, ये हार्मोन्स कौन सा है, ये जंतु हार्मोन्स है जो हमारे शरीर में थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स बनाता है। कौन बनाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स क्या करते हैं, शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है। थायरॉक्सिन शरीर में ऑक्सीकारक उपापचय को नियंत्रित रखता है। ठीक है, ऑक्सीकारक उपापचय को क्या करता है, नियंत्रित रखता है कौन, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हमारे शरीर में ऑक्सीकारक उपापचय को नियंत्रित रखता है। यह प्रोटीन संश्लेषण, हृदय स्पंदन, ग्लूकोज की खपत को नियंत्रित रखता है। ठीक है, क्या, प्रोटीन संश्लेषण, हृदय स्पंदन और ग्लूकोज की खपत को क्या करता है, नियंत्रित रखता है। ठीक है, ये किसका काम है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स का। और थायरॉक्सिन हार्मोन्स कहाँ प्राप्त, कहाँ से कैसे प्राप्त होता है, इसके लिए थायरॉक्साइड ग्रंथि होती है हमारे शरीर में। ठीक है, जो कि गले में होती है आपके। ठीक है, थायरॉक्साइड ग्रंथि, थायरॉक्सिन होता है वहाँ पे। ठीक है, इसकी तो आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों के नाम पूछ लेता कई बार। तो पहला नाम है आपका घेंगा, दूसरा जड़वा मानता, तीसरा है मिसिडीमा। ये तीन लोग आपके हैं जो क्या आयोडीन की कमी से हो जाते हैं। ठीक है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स के श्रावण के लिए क्या करना चाहिए, हमें नियमित मात्रा में आयोडीन लेते रहना चाहिए। ठीक है, आयोडीन की कमी से क्या होता है, थायरॉक्सिन की कमी हो जाएगी बॉडी में, थायरॉक्सिन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, प्रोटीन संश्लेषण, हृदय स्पंदन, ये सब नहीं होगा, जिस वजह से क्या होगा, कई रोग हो जाते हैं जैसे घेंगा, जड़वा मनता और मिक्सीडीमा। ठीक है, इसी के साथ आज हमारे 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। एक क्वेश्चन और रह गया, क्वेश्चन नंबर 20, जो एक हमारा वानी था, ये क्वेश्चन भी आपको मैं करा देता हूँ। इसी के साथ ये आपका आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, जिससे आपने क्या है ना अच्छे से तैयार कर लेना है। इसी के साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आई तो क्या करें, आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, अपना प्यार बनाए रखिए। जल्द ही आपको बाकी सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्या होते हैं सीरीज और मिलती रहेगी। और जो पेपर आप बच्चे पूछ रहे हैं, दीक्षा ने पूछा है, दीक्षा विष्ट ने, तो दीक्षा विष्ट बेटा आपको जल्दी, ये आपको संडे तक, आपको जहाँ तक ये पेपर जो बचे हुए आप पूछ रहे हैं उनके भी क्या होंगे, सॉल्यूशन अपलोड कर दिए जाएंगे 2025 बोर्ड के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे। प्रश्न नंबर 20 है याला, पुनरुद्भवन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। ठीक है, पुनरुद्भवन का मतलब होता है रीजनरेशन। ठीक है, किसी जन्म का पुनर्जन्म या पुनर्निर्माण क्या कहलाता है, पुनरुद्भवन कहलाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ जीवों में पाया जाता है जैसे हैड्रा, स्पंज, छिपकली, केंचुआ आदि अपने कटे हुए भाग का पुनः निर्माण कर, ठीक है, पुनः निर्माण करने में या क्षतिग्रस्त भाग को पूरा करके एक नया जीव बना लेते हैं। इसी क्षमता को क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं। ठीक है? क्या होता है, जैसे कोई जीव कट जाए, तो जब जीव कट जाता है तो ये क्या करते हैं, जो कटा हुआ भाग है वो पूरा हो जाता है, और जो दूसरा जो कटा हुआ भाग है उससे क्या होता है, पूर्ण विकसित हो जाते हैं। दोनों क्या होते हैं, पूर्ण विकसित होते हैं। ठीक है, दोनों क्या होते हैं, पूरे होते हैं। उसके बाद दोनों क्या होते हैं, अलग अलग जीव रहते हैं, ये मरता नहीं है कटने के बाद ये जीव। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं, इस प्रकार की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पुनरुद्भवन कहलाती है। ठीक है, इसमें जीव मरता नहीं है कटने के बावजूद भी। ठीक है, और इसी में देखो पुनरुद्भवन के कारण ही क्या कर सकते हैं, हाइड्रा की अनेक प्रजातियों के कटे हुए अंगों, शरीरों को आपस में जोड़ा जा सकता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रोपण कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। ठीक है, पुनरुद्भवन क्या है, किसी जीव का पुनर्निर्माण या पुनर्जन्म। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, पुन पुनरुद्भवन कहते हैं। कटे हुए भाग क्या होते हैं, पुनः क्या होते हैं, निर्माण हो जाता है उनका, क्षतिग्रस्त भाग को पूरा कर लेता है जीव, और जो कटा हुआ भाग होता है उसे उसका पुनः निर्माण हो जाता है। इससे क्या होता है, एक नया जीव और बन जाता है। ठीक है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं।
ये उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई है। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं अभी, तो आप क्या करें, अगर कमेंट कहते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम लगती है आपको तो आप मुझे जल्दी से कमेंट कीजिए। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको फिर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और किसी प्रकार का आपको बोर्ड से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे क्या करें, कमेंट कीजिए, या आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी, इंस्टाग्राम आईडी पे भी जुड़ सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट